गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਨਵੰਬਰ 8 2022 और ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ न्यूज़पेपर ਦੀ एनालिसिस। मेरा नाम हैगा सितेंद्र चौधरी और आज फिर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कुछ नए टॉपिक्स इधर मैं लेके आया हाँ। आप सोच रहे होंगे सर पंजाबी में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज है गुरु नानक देव जी की जयंती और साਰਿਆਂ ਨੂੰ गुरु नानक देव जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट करके बधाई यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी पे शिफ्ट हो जाते हैं। पहला अपना टॉपिक होने वाला है EWS कोटा के बारे में। तो बहुत ही एक मैं तो कहूंगा हिस्टोरिकल एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यहाँ पे आया है EWS कोटा के बारे में। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को तो 10% का कोटा दिया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में ओवरऑल बात करेंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इन दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। COP27 जो कि आपको पता है इजिप्ट के अंदर चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो हम लोग बात करेंगे। देखिए ऐसा ही होता है ना, जो इस तरह के टॉपिक होते हैं ना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक तो है ही। करंट अफेयर के साथ साथ ये कंटेम्परेरी टॉपिक्स होते हैं, कंटेम्परेरी प्लस करंट अफेयर। क्योंकि वैसे क्या रहता है ना, ये कंटेम्परेरी टॉपिक्स होते हैं, स्टैटिक पोर्शन होता है, बट कभी कभी जब इनके अंदर चेंजेस होते हैं ना, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। ऐसे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, जिसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो आपने पकड़ना है उसको, ठीक है। तो चेंजेस कुछ किए हैं, कौन से चेंजेस हुए हैं उधर देखने वाले हैं। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये भी हमारा करंट अफेयर का टॉपिक रहने वाला है। और फिर हम लोग करने वाले हैं चाइल्ड केयर के बारे में। ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन। उतना दमदार मुझे लगा नहीं जितना मैंने सोचा था, बट ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं। पोक्सो एक्ट के बारे में छोटा सा आर्टिकल है, एंड देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो। तो चलिए बढ़ते हैं। तो गुरु नानक जी की आशीर्वाद लेके बढ़ते हैं आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में, और कुछ ना कुछ लेट्स होप के आज के टॉपिक से कुछ ना कुछ यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाए। तो एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट तो आपने देख ही रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजोरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड्स था EWS कोटा। अपहोल्ड का मतलब होता है कि उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है, ये मतलब होता है अपहोल्ड का। किसको? EWS कोटा को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, जो 10% का कोटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी वर्डिक्ट में उसको अपहोल्ड कर दिया गया है। मेजोरिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे भैया 5 जज थे, 5 जज में से 3 जज ने बोला ओके और 2 जज ने बोला नॉट ओके। तो अब यह डेमोक्रेसी है, वोटिंग है, तो ऑफकोर्स अब 3 जज ने बोल दिया है तो उस बात को मान लिया गया है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और हमारा जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है, जो कि फंडामेंटल राइट हैं, जो कि रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट हुए थे। और नए 2 आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को ऐड किया गया था। आपसे एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछ सकता है। तो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वर अमेंडेड रिसेंटली, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेड एज पर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस तरह के कुछ भी सवाल वो आपसे पूछ सकता है। तो इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया था रिजर्वेशन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में बोल रहा हूं, बट उसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, आप ओबीसी भी कह सकते हो, वो इन्वॉल्व नहीं थे। यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो स्वर्ण कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं पुअर को ये दिया गया था 10% का। तो इसके बारे में काफी चीजें बातें हम लोगों ने पहले किया है, इसके फेवर में भी बातें की हैं, इसके अगेंस्ट में भी बातें की हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यही मामला गया हुआ था। और इसके लिए जो किनको माना गया है पुअर, भैया जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होती है। तो ये सबसे बड़ा एक तो दिक्कत ये थी कि भैया 8 लाख वाले पुअर कैसे हो गए। दूसरी दिक्कत ये थी कि वो जो बेनिफिशियरी हैं, जिसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो कई सारे सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक ये भी कहा गया था कि भाई जब इंदिरा साहनी केस हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है ना, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, वो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं हो सकती। रिजर्वेशन सिर्फ 2 बेसिस पे दिया जा सकता है, एक होता है एजुकेशनली बैकवर्डनेस और दूसरा हो सकता है सोशली बैकवर्डनेस। लेकिन ये तो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, तो क्या ये इंदिरा साहनी के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, सभी के ऊपर एक एक करके चर्चाएं हुई, बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए, और फाइनली 3:2 की मेजोरिटी से उन्होंने कह दिया कि यस, 10% का कोटा हम लोग अपहोल्ड करते हैं, यानी कि इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। ये इन्होंने पूरी बात यहाँ पे कही है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अलग अलग आर्गुमेंट हैं जजेस के,
तीन, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है भैया, 3 के आर्गुमेंट अलग होंगे, 2 के आर्गुमेंट अलग होंगे। जिन्होंने इसको फेवर किया है उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इकोनॉमिकल क्राइटेरिया पे अगर रिजर्वेशन दिया जाता है, खाली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, एजुकेशन और सोशल को छोड़ दो, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वायलेशन नहीं है, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पे कहा है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जैसे रविंद्र भट्ट जी के यहाँ पे 3 आर्गुमेंट हैं, है ना, त्रिवेदी जी का यहाँ पे 1 आर्गुमेंट है, माहेश्वरी जी के यहाँ पे 2 आर्गुमेंट आपको नजर आ रहे हैं। तो इन जज ने अलग अलग क्या बोला है इसके बारे में, तो आप यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ये आपको एग्जाम के लिए याद नहीं करना है, जस्ट अ थिंग। और उन्होंने ये कहा है कि रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द अकाउंट ऑफ 50% सीलिंग लिमिट बिकॉज सीलिंग लिमिट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। तो ये जो 50% की लिमिट थी ये फ्लेक्सिबल थी, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। बट स्टेट कोशिश करते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट एक्सेप्शनल केसेस में जाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि जो 10% का कोटा है ये एक्सेप्शनल केस की बात करता है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो आगे इसमें क्या होगा ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। आगे इसमें ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे फर्दर सुनवाई करता है, तो अभी जो फर्दर जो बेंच होगी वो 7 जजेस की बेंच हो सकती है और फिर 9 जजेस की बेंच हो सकती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेट्स सी इसमें फ्यूचर में क्या होता है, बट फिलहाल तो मामला यही है। कल आपसे 3 सवाल पूछे गए थे एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तीनों का आंसर आपके सामने है, बी, सी और ए। मोस्टली स्टूडेंट्स ने कल इसके आंसर बिल्कुल सही करेक्ट दिए थे। और आप देख ही सकते हो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, अगर आप हमारी एनालिसिस को देख के यूपीएससी के क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हो ठीक ठाक, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही जा रही है। मैं तो सारे बच्चों को ये बोलता हूं कि कम से कम अपने आप को 6 महीने दीजिए न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कम से कम 6 महीने दीजिए और 6 महीने बाद अपना लेवल देखिए, आपका लेवल कहां पे चला जाएगा। मोस्टली हर टॉपिक की आपके ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर आपकी थोड़ी थोड़ी कमांड हो जाएगी। 6 महीने से पहले अपनी परफॉर्मेंस को जज मत करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कोई वैसा नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं। तो कम से कम 6 महीने तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए देना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, चाहे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। 6 महीने अपने आप को दें, तब आपको अपने आप को एनालिसिस करें, आपको फर्दर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बट 6 महीने तक मन लगा के न्यूज़पेपर को सुने, पढ़ें, देखें, आराम से ऑब्जर्व करें और जिंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, इसी वर्डिक्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब हमेशा के लिए नहीं हो सकती है, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं या फिर जो सेंटर में इलेक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह के लिए, मतलब एमपीज और एमएलएस के जो इलेक्शंस होते हैं, वहां पे एससीज और एसटीज को जो है रिजर्वेशन दिया गया है। वो रिजर्वेशन जो है 2000 अभी खत्म होना था 2010 में, फिर सरकार ने उसको जो है अभी 10 साल और इंक्रीज कर दिया, 2020 में खत्म होना था सॉरी, और सरकार ने उसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया है। मतलब उनका ये कहना है कि भाई 2030 के बाद जो है हो सकता है इस रिजर्वेशन को खत्म किया जा सके। हर साल वो 10-10 साल बढ़ा देते हैं उसको, बेसिकली बात ये है। और उसी तरह से क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन होता था हमारे यहाँ पे, जो नॉमिनेशंस होते थे, रिजर्वेशन या नॉमिनेशन जो भी बोलिए, वो 2020 में खत्म कर दिया गया था। एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी हो सकता है फ्यूचर में रिजर्वेशन खत्म किया जाए हमारे इलेक्शंस के अंदर। ये है पूरी बात। तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, तो इसी मामले में क्या एजुकेशन और जॉब्स में क्या रिजर्वेशन हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा या इसको भी खत्म किया जा सकता है जैसे एंग्लो इंडियन का कर दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन का पर्पस क्या था। रिजर्वेशन का पर्पस ये था कि जो लोग एजुकेशनली, सोशली वो पीछे छूट गए हैं, है ना, या फिर जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उनको अपलिफ्ट करना है, उनका ऊपर उठाना है, ताकि वो भी समाज में हक से रह सकें। तो भाई अब तो इतने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, तो क्या अब तक सुधार नहीं हुआ है? अगर सुधार हुआ है तो फिर उसको आप बाहर निकालिए। तो यही उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि भाई 75 साल हो गए हैं, अब तो कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए थे। ऐसी कम्युनिटीज जिनको एजुकेशन लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल ठीक ठाक हो गया है, इंप्रूवमेंट हो गई है, तो आप उनको तो कम से कम रिमूव करिए, ताकि जेन्युइन लोगों को हेल्प मिले। आप जैसे देख ही सकते होंगे, बहुत बार कई बार जो शेड्यूल ट्राइब से कुछ लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट से कुछ फैमिलीज होती हैं, उनकी फैमिली में सारे ही ऑफिसर्स होते हैं और फिर भी रिजर्वेशन का फायदा उनको मिलता रहता है। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा क्राइटेरिया लेके आइए, कम से कम जिनको जो डिजर्व करते हैं, है ना, उनको ज्यादा बेनिफिट मिले।
हम लोग ये नहीं कह रहे कि SC ST के पूरे को रिमूव कर दो, नहीं, उनके अंदर अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, उनको दीजिए, लेकिन जिनको ऑलरेडी मिल चुका है आप उनको मत दीजिए। आप ऐसा रूल बना सकते हो कि 2 जनरेशन में अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा उठा के नौकरी आपको मिलती है, आपका स्टेटस इंप्रूव होता है, तो फिर आप कम से कम उनको रिमूव कर दीजिए। उनको क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट कम से कम लेके आ सकते हो, है ना। एक मम्मी भी IAS ऑफिसर हैं, पापा भी IAS ऑफिसर हैं, और भैया उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, जिनको शुरुआत से इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है उनके, है ना। तो ऐसा कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ताकि वो दिया जा सकता है। रिजर्वेशन का मतलब देखो इक्वालिटी नहीं होता, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वालिटी होता, नहीं, इक्वालिटी नहीं होता है एजुकेशन का पर्पस। देखिए समाज में सब बराबर नहीं, आप बोलोगे कि आपने सबको इक्वालिटी दे दिया, नहीं, इक्वालिटी लेने के बाद आप देख सकते हो सब बराबर थोड़ी ना आ गए हैं। इक्वालिटी में, इक्विटी में और जस्टिस में फर्क होता है, ठीक है। इक्वालिटी होती है ये वाली जिसमें आपने तीनों को बराबर बराबर प्रोवाइड करवा दिया, बस उसके बावजूद भी जो पहले से जिसकी हाइट अच्छी है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इक्विटी का मतलब होता है ये कि जो कमजोर हैं उनको ज्यादा हेल्प देनी है और जो सक्षम हैं उनको हेल्प देने की जरूरत नहीं है, ये होता है इक्विटी का मतलब। आप इसे जस्टिस भी कह सकते हो, ठीक है। तो भैया जो स्ट्रोंग है उसको तो हेल्प की जरूरत ही नहीं है, हाँ, जो कमजोर है उसको ज्यादा हेल्प दीजिए। तो जितना आपका लेवल कमजोरी का है, आपकी बैकवर्डनेस है, उतनी हेल्प की रिक्वायरमेंट, और ये है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन डज नॉट टॉक अबाउट इक्वालिटी, रिजर्वेशन टॉक्स अबाउट इक्विटी। जब एक बार सब बराबर हो जाएंगे फिर रिजर्वेशन को खत्म कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये होता है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब जैसे यहाँ पे बैरियर है, सब बैरियर खत्म कर दीजिए, ये होता है लिबरेशन। ये मतलब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कर दीजिए, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज कर दीजिए, वो लिबरेशन होती है। तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया। बट यहाँ पे इक्विटी की हम लोग बात करते हैं तो रिजर्वेशन की बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए ऐड यहाँ पे किए हुए हैं सेल्फ स्टडी के पर्पज के परस्पेक्टिव से। पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि रिजर्वेशन के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट दिए जाते हैं और रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट दिए जाते हैं। आप इसको अपने बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, एक दो बार पढ़ोगे तो सारे दिमाग में वैसे भी आ जाएंगे और आपको पहले से इसके बारे में अच्छा खासा पता भी है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों आर्टिकल होता है वो कहता है वी आर ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल, UN चीफ सेज एट COP27। भैया यूनाइटेड नेशन के जो चीफ थे मिस्टर अंटोनियो गुतेरस, ये अभी इंडिया में आए थे, आपको पता ही है। तो मोदी जी से मिले, मुलाकात किया, खाना खाया और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जाके कई सारी इन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी। लाइव का जो इनिशिएटिव था वो लिया गया था। तो बेसिकली अभी क्या है ना, शर्म अल शेख में जो COP27 चल रहा है वहां पे इन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में इन्होंने ये कहा कि भाई जो आपने, मतलब दुनिया ने जो गंद फैला रखा है ना, आपके लिए सही नहीं है। आप एक ऐसे हाईवे पे जा रहे हो जो आपको हेल की तरफ लेके जा रहा है, नरक की तरफ लेके जा रहा है। क्लाइमेट टू हेल, हाईवे टू क्लाइमेट हेल, ऐसा लगता है किसी हॉलीवुड की फिल्म का टाइटल है। बट उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जो आप जल्दी ही उसमें जहन्नुम में पहुंच जाओगे। और आपका जो पैर है ना वो एक्सीलेटर के ऊपर रखा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि आप धीरे धीरे जा रहे हो, बहुत फास्ट स्पीड की तरफ जा रहे हो। 1.5% से ज्यादा प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर तो ये हमारा टारगेट था, ये हमें रोकना था। इन्होंने कहा कि अगर आपको ये अचीव करना है तो 2050 तक पूरी दुनिया को नेट जीरो एमिशन अचीव करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोल बेस्ड जो यूसेज हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह हैं वो 2040 तक ग्लोबली पूरी दुनिया से रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर दिया तो हो सकता है 1% चांस है कि आपकी गाड़ी थोड़ी धीमी पड़ जाए, नहीं तो भैया आप नरक की तरफ, जहन्नुम की तरफ बहुत फास्ट स्पीड के साथ दौड़ रहे हो। और इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी डेवलप्ड कंट्री क्या कर रही है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जब चल रहा है तो वो लोग अफ्रीकन कंट्री से जो है गैस निकालने की कोशिश कर रही हैं, जहां पे अभी तक उन्होंने नहीं निकाली थी। तो ये फॉसिल फ्यूल कॉलोनिज्म होने वाला है, क्योंकि रशिया से तो गैस नहीं आ रही है। आने वाले टाइम में आप देखोगे अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री से गैस को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो ये उन्होंने कुछ कुछ यहाँ पे कहा है, बाकी तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमेशा से चलती रहती है। COP25 में भी हुई थी, 6 में भी हुई थी, 7 में भी हुई थी। कुछ कंक्रीट एक्शन तो ये लोग लेते नहीं है, बस समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, वापस आ जाते हैं। चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स अमेंडेड सेल फ्रॉम टुमारो। तो इसको अमेंडमेंट कर दिया गया। थोड़ा आपको बताता चलता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम दोस्तों होती क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है सरकार ने इसको 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है।
और जब इस अच्छा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम काम कैसे करती है थोड़ा बहुत आपको बताता चलता हूं, वैसे तो ज्यादा जरूरत है नहीं आपको बताने की, आई नो आपको अच्छे से पता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब होता है इट्स अ पीस ऑफ पेपर। इसकी पिक्चर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। साल में 4 बार रिलीज किया जाता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहां दिया जाता है? एसबीआई में दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दिया जाता है। 10 दिन होते हैं, ध्यान देना, 10 दिन। अब जैसे आपको मान लो 1000 रुपए का डोनेशन देना है, तो आप क्या करोगे? आप एसबीआई में जाओगे, एसबीआई में जो है अपने अकाउंट में अब जो है पैसा डिपॉजिट कराओगे, वहां से ड्राफ्ट लोगे और ये बॉन्ड को खरीद लोगे। एसबीआई को आप वो डिमांड ड्राफ्ट देके इस बॉन्ड को खरीद सकते हो। अब आपने ये खरीदा, आप आराम से जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मान लो बीजेपी, आप उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाइए, वहां पे जाके इसको डिपॉजिट कर दीजिए। इसके ऊपर आपका कोई नाम नहीं होता, कोई एड्रेस नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ये एक तरह से अनोनिमस होता है। एसबीआई को पता है कि किसने खरीदा है, उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता है। आप इसको जाके दीजिए पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में, वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी वाले उसको एसबीआई के बैंक में ले, किसी भी बैंक में जा सकते हैं वैसे पॉलिटिकल पार्टी का, जहां पे भी जहां पे भी उसका खाता होता है, तो ब्रांच में जाएंगे और उसको जाके कैश करवा सकते हैं। उसी दिन कैश हो जाता है, एक ही दिन में कैश हो जाता है। ये होता है, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 1000 रुपए का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है। तो जैसे आपको या मुझे करनी है, हम तो भैया 1000 वाले हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, 1000 वाले हैं। अगर टाटा बिरला अंबानी को करनी है तो वो तो 1 करोड़ से ऊपर ही करने वाले हैं। तो ये रहता है पूरे का पूरा मामला, इसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, ऑफ कोर्स। लोगों को कहा जाता है भैया अनोनिमिटी होती है ना, कोई बता ही नहीं सकता किसने पेमेंट किया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब जैसे अपने पास, तो वो आरटीआई के अंदर तो आती नहीं, तो अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन किसको पैसा दे रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं एक तरह से। और ये करप्शन का भी बहुत बड़ा कारण है, तो बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं वो जाके वहां पे पैसा देते हैं। इंडियन सिटीजन मतलब समझ रहे हो ना, तो करप्शन करप्शन वो सब रहता है। अब ये चीज चल रही थी, इसके अंदर सरकार ने अभी कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। क्या चेंजेस किए हैं सरकार ने? देखे पहले से ही जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में हम लोग 10 दिन करते थे, इसके अंदर चेंज कर दिया। क्या चेंज किया है? वो चेंज ये है कि अगर किसी स्टेट में, ठीक है, अगर किसी स्टेट में या फिर सेंटर में अगर इलेक्शन होते हैं, उस केस में एक्स्ट्रा 15 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड वैलिड होंगे। इस समय हिमाचल में और गुजरात में इलेक्शंस हैं, ठीक है। देखिए नवंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर तो नहीं है, नवंबर का महीना चल रहा है और हो रहे हैं 2 स्टेट के अंदर इलेक्शन। तो सरकार को चाहिए भैया, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए फंडिंग, पैसा, क्योंकि इलेक्शन के लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए होता है। तो सरकार ने यह कहा कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा 15 दिन के लिए और ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हैं उस एक्सेप्शनल केस में, ऐसा उन्होंने यहां पे कहा है, ठीक है। बस यही चेंज हुए हैं। तो फिर से इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि सरकार ऐसा कर रही है पैसे के लिए, वो सब करके चीजें, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एनपीआर नीड्स टू बी अपडेटेड अगेन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन की वजह से, ऐसा सेंटर ने कहा है, ठीक है। एनपीआर का मतलब होता है दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। ये क्या होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? पहले आपको ये बताता चलता हूं। ये बेसिकली एक डेटा होता है, एक रिकॉर्ड होता है जो कंट्री के अंदर यूजुअल रेजिडेंट्स रहते हैं उनका। यूजुअल रेजिडेंट दोस्तों वो होते हैं जो कि 6 महीने से वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। आप अपने जैसे मैं दिल्ली में 6 महीने से रह रहा हूं तो मैं दिल्ली का एक यूजुअल रेजिडेंट मान लिया गया हूं, इसका मतलब ये होता है। तो लोकल लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये तैयार किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। और बाद में जो हम लोगों ने रूल्स वगैरह चेंज किए थे 2003 के अंदर, उसके तहत ये किया जाता है। एनपीआर को सबसे पहली बार 2010 में किया गया था, फिर 2015 में इसको अपडेट किया गया था जब आधार कार्ड के साथ इसको लिंक किया गया था। अभी आ गया है 2022, क्योंकि अभी हमारा सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाली है, तो उसके जनगणना के फर्स्ट फेज में हम लोग एनपीआर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको अपडेट किया जाएगा, सरकार का ऐसा कहना है। और इसमें ज्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन आपका एनपीआर क्या होता है वो आपको नहीं पता होना चाहिए। एनपीआर के बारे में हल्का सा आपको बता दूं कि एनपीआर जो है ना, एनपीआर और एनसी, जब हम लोग बात करते हैं एनपीआर और एनआरसी में क्या फर्क होता है। एनआरसी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का ही डेटा होता है,
लेकिन एनपीआर में वो फॉरेनर सिटीजन्स भी आ सकते हैं जो इंडिया में 6 महीने से रह रहे हों। ये दोनों में फर्क होता है। तो एनपीआर के अंदर सब आते हैं, एनसीआर के अंदर सिर्फ इंडियन सिटीजन आते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एनपीआर का पर्पज क्या होता है? एनपीआर का पर्पज होता है कि भैया जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होते हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया या और कोई योजनाएं हो गई, ताकि उस पर्टिकुलर रीजन के पर्सपेक्टिव से वहां पे कितने लोग रहते हैं वो स्कीम्स को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। ये मतलब होता है एनपीआर का। ठीक है, तो इसको सरकार अपडेट करने वाली है, बस इसमें वो ज्यादा कुछ जानना नहीं है। तो अभी जो सेंसस होगा, अभी सरकार के पास 115 करोड़ रेजिडेंट्स का जो है वो डेटा है और इसको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंक्लूड करेंगे, प्लेस ऑफ रेजिडेंट इंक्लूड करेंगे, भैया आप जो है कौन से स्टेट से आके वहां पे रह रहे हो वो इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली माइग्रेशन वाला डेटा भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आप दिल्ली में रहने वाले नहीं हो, कहाँ के रहने वाले हो, आप दिल्ली में कितने समय से रह रहे हो, जहाँ पे पहले रह रहे थे वहां पे कितने समय से रह रहे थे, वो सब चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड की जाने वाली हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग एडिटोरियल पे बढ़ेंगे। टॉपिक ये है, देखो, पोक्सो एक्ट फोर्सेस आदिवासीज इन द नीलगिरी इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ सेज एक्टिविस्ट। तो नीलगिरी हिल्स हैं, आपको पता है कि वहाँ पे कई सारी ट्राइब्स रहती हैं और वहाँ पे कई सारी ऐसी ट्राइब्स रहती हैं कि भैया वो एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड हैं, एजुकेशन वगैरह उन पे है नहीं, तो उनको कानून वगैरह के बारे में ज़्यादा समझ में होती नहीं है। और जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ पे 14-15 साल, 15 साल, 16 साल के लड़के जो है वो शादियां कर लेते हैं गर्ल्स के साथ। तो चाइल्ड मैरिज जो है बहुत प्रेवलेंट है वहाँ पे। ये इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन, देयर कस्टम्स। तो उनको नहीं पता भैया पोक्सो एक्ट क्या होता है, सीधी सी बात है। तो हो यही रहा है कि मान लो कोई 17 साल का लड़का है और उसकी कोई 16 ईयर्स की जो उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ही बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर भी गर्लफ्रेंड ही लिखा हुआ है। अब इनका जो है दे आर इन अ रिलेशनशिप of course and they are living together with the permission of their parents। ठीक है, even they got married but they are still minor according to the definition of law, they are still minors। but होता क्या है, when this girl gets pregnant they go to local hospital। when they go to local hospital और डॉक्टर उनसे एज पूछता है भाई आपकी उम्र क्या है, लड़की बताती है सर मेरी उम्र तो 16 साल है या 17 साल है, तो शी इज अ माइनर। तो ये तो पॉक्सो एक्ट के अंदर रेप हो गया, राइट। अब उस लड़के को जो है पुलिस पकड़ के ले जाती है कि भैया इसने तो रेप किया हुआ है और वो भी सेक्सुअल ऑफेंडर है और रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर है। अब इसको डाल दिया गया आपने जेल में। अब जेल में जज साहब के सामने पेश हुआ, जज ने बोला हाँ भाई क्या बात है, इन्होंने बोला सर ये तो मेरी वाइफ है। ठीक है, मेरे यहाँ तो सब ऐसा ही होता है, सब ऐसे करते हैं, ये तो मेरी वाइफ है, इससे पूछ लो, इट्स अ कंसेंसुअल सेक्स। ठीक है, जो भी हम लोगों ने किया था कंसेंसुअल था, हमारे पेरेंट्स को भी पता है। इसको उसने बोला अच्छा तुम्हें पोक्सो के बारे में नहीं पता? नहीं सब, ये पोक्सो क्या होता है मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। तो ये आदमी एक ऐसा क्राइम करता है, इसको पता भी नहीं है कि वो क्राइम है। इसके लिए उसको 10-15 साल में अगर आप जेल में डाल देते हो तो सोच के देखिए जब ये जेल से निकलेगा तो क्या ये शरीफ आदमी बन के निकलेगा, बदमाश बन के निकलेगा? ये तो बदमाश बन के निकलेगा ना, क्रिमिनल बन के निकलेगा। और किस चीज के लिए? एक ऐसे क्राइम के लिए जो इसको पता ही नहीं है क्राइम है। ऐसे कई सारे केस वहां पे आते हैं, फिर वो ऐसा एक्टिविस्ट लोगों का कहना है कि ये सही नहीं है। हालांकि जजेस ऐसे मोस्टली केसेस में लीनियंसी बरतते हैं, जेल वेल उनको भेजते नहीं है, बट स्टिल परेशानी तो होती है ना भाई। और हो सकता है किसी में आपको जेल भी भेज दिया जाए, सीधी सी बात है। तो आपके घर में जो बच्चा है, आपकी जो बीवी है, जब तक आपके ऊपर केस चल रहा है तो आप उनसे मिल नहीं सकते, है ना, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है और चक्कर काटते रहो फिर कोर्ट कचहरी के, वो अलग से चलते हैं। तो ये है कि पोक्सो एक्ट, हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इतनी चीजें हैं कि कई बार हमारा जो कानून होता है वो अच्छी इंटेंशन से बनाया जाता है लेकिन लोकल ट्रेडिशन और कस्टम के पर्सपेक्टिव से वो खरा नहीं उतरता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्रंटलाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ। ये 1000 डे किसकी बात कर रहा है? ये 1000 की बात जब बच्चा पैदा होता है, जब बेबी बर्थ होता है, उसके पैदा होने के 1000 दिन, खासकर पहले 2 साल बहुत क्रूशियल होते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। तो और मैटरनल जो न्यूट्रिशन होता है, जो मदर होती है क्योंकि बच्चे को दूध पिलाती है, तो माता का भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है। इन्फेंट जो छोटा बच्चा होता है उसका भी। और क्योंकि ये 2 साल ऐसे होते हैं, अगर इसमें अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हो ना तो चाइल्ड डेथ को बहुत हद तक रोका जा सकता है। जो डिसीज वगैरह होते हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इंडिया में उसको भी रोका जा सकता है। और बच्चे का जो दिमागी
जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो दिमागी शक्ति होती है, वो तभी बढ़ेगी जब बच्चे को शुरुआत के 2 साल में, 2.5 साल में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। और अगर बच्चा वहां पे ग्रोथ करता है, सर्वाइव करता है, ठीक है, तो वो आने वाले टाइम में जब एडल्ट लाइफ में जाएगा तो बेटर प्रोडक्टिविटी भी देगा, जीडीपी में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा और समाज में भी कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। ये बहुत जरूरी होते हैं, खासकर 1000 दिन और स्पेशली शुरुआत के 2 साल, 2-2.5 साल आप मान के चलिए, है ना, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। 80% जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है दोस्तों, वो शुरुआत के 1000 दिन के अंदर ही हो जाती है। तो सोच के देखिए कितने क्रूशियल हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इंडिया में, स्टंटिंग की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, राइट, हंगर की प्रॉब्लम भी है हमारे यहाँ पे, और अंडरवेट वाली प्रॉब्लम भी काफी बड़ी है। बच्चे की जो वेट है और जो हाइट है, तो उसकी एज के हिसाब से होना चाहिए। इससे पता चलता है कि हाँ भाई वो बच्चा सही ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी इंडिकेटर्स होते हैं, वेट और हाइट, किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं सरकार ने पहले से ही, जैसे पोषण स्कीम हम लोगों ने चलाई है, जिसमें जो है न्यूट्रिशनल जो है उसका ध्यान रखा जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, होलिस्टिक नरिशमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा ये जितनी भी पोषण के थ्रू जो स्टेप लिए जाते हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड होते हैं। हर छोटी से छोटी डिटेल का हिसाब किताब रखा जाता है ताकि इसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया जा सके। तो न्यूट्रिशन आउटकम क्या है, बच्चे ने कि पिछले हफ्ते कितना कंज्यूम किया था, इस हफ्ते कितना कंज्यूम कर रहा है, पिछले महीने बच्चे का वेट कितना था, इस महीने बच्चे का वेट कितना है, माता का वेट कितना है, वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। सर्विस डिलीवरी, उसको कितनी बार भोजन दिया गया, नहीं दिया गया, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, वो सब जो है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंट भी यहाँ पे होता है। देखिए इंडिया में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, एक ही चीज के लिए इंडिया में 10-12 डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे, छोटे बड़े, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंटर लेवल पे। उनको कई बार काम का पता ही नहीं होता, काम की ओवरलैपिंग होती है, पावर्स की ओवरलैपिंग होती है, ओवर रेगुलेशन हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन तो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि भाई कॉम्प्लिकेशन है बहुत सारी सिस्टम में। तो ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल जो प्रॉब्लम है, प्लानिंग को लेके हो चाहे रिव्यू को लेके हो, उसको भी पोषण के स्कीम के तहत जो है टैकल यहाँ पे किया गया है। तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। प्रेगनेंसीज का रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर्टिकुलर गांव में, पर्टिकुलर मोहल्ले में कितनी वीमेन हैं वो प्रेग्नेंट हैं, उनका जो है प्रॉपर तरीके से चेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है कि नहीं, वो सब देखा जाता है, ठीक है। वीमेन का न्यूट्रिशन स्टेटस, उसका हीमोग्लोबिन लेवल, एज ऑफ कंसेप्शन, किस उम्र में जो है वो प्रेग्नेंट हुई हैं, वो सब करके, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक भी उसके चेक किए जाते हैं। प्री कंसेप्शन पीरियड, मतलब बच्चे के बर्थ से पहले 2-3 महीने काफी क्रूशियल होते हैं, 6, 7, 8वां महीना बहुत क्रूशियल होता है। उस केस में जो है उसकी पूरी हेल्थ चेकअप किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें वहां पे की जाती है। इतना नहीं, बल्कि जो एडोलेसेंट गर्ल होती है, एडोलेसेंट मतलब समझ रहे हो ना, 10 साल से 19 साल के बीच के, एज पर एनसीईआरटी 10 से 19 साल को हम लोग एडोलेसेंट एज बोलते हैं, उनकी हेल्थ भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि इंडिया में चाइल्ड मैरिज भी काफी प्रोमिनेंट है। 26% शादियां इंडिया में चाइल्ड मैरिज होती हैं, तो बहुत सारी गर्ल्स 19 साल से पहले ही कंसीव कर लेती हैं बेबी को, तो उनको भी, उनकी हेल्थ को भी प्रमोट यहाँ पे किया जाना है। उसके अलावा आशा वर्कर जो हैं, आंगनवाड़ी वो जो वर्कर्स हैं, और जो मिडवाइफ्स होती हैं जिसे हम लोग दाई कहते हैं, उनका रोल भी बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे होता है, ठीक है। एक केस स्टडी इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अभी जो है पोषण पखवाड़ा जो है इसको लॉन्च किया। पोषण पखवाड़ा क्या है ना, बेसिक पोषण पखवाड़ा एक क्विज होता है, क्विज एक तरह का क्विज होता है, पूरे देश में होता है ये, और जो चाइल्ड मिनिस्ट्री है वो बेसिकली इसको लॉन्च करती है। आप भी, इंडिया का हर सिटीजन जो है इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकता है, और क्विज में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये क्विज बेसिकली किस लिए होता है, ये वीमेन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड हेल्थ, उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पोषण पखवाड़ा बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, पूरे देश में चलाया जाता है। तो यूपी में अभी 2022 में जब पोषण पखवाड़ा हुआ तो अच्छा लंबा चौड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया था, और जिसमें जो है फैमिलीज, बच्चे और महिलाएं, ठीक है, वो सब जो है उसमें पार्टिसिपेट किया गया था, और जिसमें ये अवेयरनेस दी गई थी कि अपने बच्चों का लगातार टाइम टू टाइम, हर महीने, हर 15 दिन के बाद वेट करवाइए। आंगनवाड़ी जो सेंटर्स होते हैं वहां पे जाकर अपने बच्चे का वेट करवा सकते हो। वेट बहुत जरूरी होता है आपके बच्चे की वीकली, मंथली प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। मदर्स एंड द अदर चिल्ड्रन सच एज द ग्रैंड मदर्स एंड द फादर्स, भैया इनको भी इंक्लूड करना है। तो बच्चे की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ माँ की नहीं होती है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और उसके पिताजी भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
तो ये भी पखवाड़ा के अंदर किया गया और यूपी गवर्नमेंट ने काफी इसमें फोकस किया है। उसके अलावा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव ब्लॉक, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो उत्तर प्रदेश में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी गई और कुछ डिवाइसेस वगैरह उनको दिए गए स्पेशली, और उनको ट्रेनिंग दिया गया है प्रॉपर तरीके से, तक कैसे वो वेट मेजर कर सकती हैं, कैसे वो महिलाओं के पास जाकर उनको जागरूक कर सकती हैं, उनके बॉडी डेटा को रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो ये भी जो है वहां पे किया गया है। अभी इसका आउटकम क्या होगा ये तो अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि स्कीम अभी अभी उन्होंने कर रहे हैं, बट यस ठीक है, हो सकता है इसका बहुत पॉजिटिव आउटकम सामने आए। तो जब आएगा तब इसको डेफिनेटली देखेंगे। तो ऑल द मैन, वीमेन, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, स्कूल टीचर्स, कम्युनिटी एल्डर्स, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं गाँव में, शहरों में, ठीक है, उन सबको अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी है कि भैया बच्चा अगर अंडर न्यूट्रिशन होगा तो ना तो बच्चे के लिए ठीक है ना ही फैमिली के लिए ठीक है। तो बेसिकली बच्चा ही भैया वो समाज का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है। तो बच्चा हेल्दी रहेगा, ठीक है, ग्रोथ उसकी प्रॉपर तरीके से होगी तो पूरा समाज की ग्रोथ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज के लिए, और आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। और ये जो पॉक्सो एक्ट है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से आपके लिए कंटेंट डाल दिया है, थोड़ा आप इसको बैठ के पढ़ सकते हो। बाकी हमारे पास एक दो एडिशनल आर्टिकल एडिटोरियल है, बेसिकली आप इसको तो मत ही पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला थोड़ा पढ़ सकते हो। G20 प्रेसिडेंसी क्योंकि इंडिया के पास आई है, तो इंडिया क्या अपना रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे, थोड़ा उसको जाके आप देख सकते हैं। तो यही थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, ज्यादा बड़े थे नहीं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो दोस्तों, और कंटिन्यूस देखा करिए एनालिसिस को। ठीक है, किसी दिन इंटरेस्टिंग टॉपिक आते हैं, किसी दिन नहीं आते हैं, डजंट मैटर, लेकिन 6 महीने अपने आप को दीजिए, रेगुलर एनालिसिस देखिए विदाउट एनी स्किपिंग। मोबाइल फोन में देखते हो आप लोग, आराम से ईयरफोन लगा के घूमते फिरते टहलते हुए भी देख सकते हो। एक जगह पे बैठ के देखना जरूरी नहीं है अगर आप अभी फ्रेशर्स हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।